नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और मैं आया हूं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ, जो कि है यूपी एसएसएससी के द्वारा निकाली गई एक बम्पर भर्तियों के बारे में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने फ़िलहाल में अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में एक नई वैकेंसी की घोषणा की है, जो कि है यूपी एनएम से रिलेटेड, जिसमें केवल महिलाओं की भर्ती हो सकती है। और मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये जान के बहुत खुशी हुई होगी और आप इस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेंगे। और हम भी नहीं चाहेंगे कि आप इस मौके को गंवाएं, इसीलिए हम आपके साथ साथ खड़े हैं। आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे, सारी जानकारियाँ देंगे। आपको जिस प्रकार की भी क्वेरी चाहिए होगा हम आपको पूरी देंगे। और केवल आपको जानकारी ही नहीं, हम एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आपके साथ खड़े हैं। और हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू सीरीज़, टेस्ट सीरीज ढेर सारी, और वो भी यूट्यूब पे पूरी फ्री आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे हम लोग, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जो ये क्वेश्चंस देंगे आपको हम लोग एमसीक्यू का सीरीज़, ये क्वेश्चंस हूबहू कई बार एग्ज़ाम में आते हैं, एकदम सेम टू सेम कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इस क्वेश्चन सीरीज के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए और पूरा अंतिम तक, लास्ट तक देखिए। क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर एक पूरे लास्ट तक देखने से सीरीज में आ गया अगर आपके, तो समझ लीजिए कि आपका वो 20 मिनट 30 मिनट जितना भी आपने टाइम दिया वो आपका वर्थ इट रहेगा आपका। तो ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो डॉट्स डॉट्स मतलब कि ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई जगह आता रहता है एग्ज़ाम में, कई सारे एग्ज़ाम में आता रहता है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो गया है अभी, ठीक है। ये तो इसका देखिए सिंपल, ये भारत में टीबी की समस्या बहुत ज़्यादा है। आपको विश्व में जितने मरीज टीबी के होते हैं उन मरीजों में हर चौथा व्यक्ति भारतीय होता है। ये डाटा है WHO का। तो डॉट्स जो नामक इलाज है 21 बीमारी के लिए किया गया। ये हमारी भारत सरकार ने इस टीबी के डर को रोकने के लिए डॉट्स नामक इलाज की व्यवस्था की गई, बनाया गया, जिसका तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, क्षय रोग। तो क्षय रोग इसका ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया कि डॉट्स किसके लिए किया गया, टीबी के लिए। और टीबी का ही हिंदी जो नाम होता है क्या होता है, क्षय रोग। तो टीबी को रोकने के लिए, टीबी जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसको रोकने के लिए सरकार ने डॉट्स नामक इलाज का स्टार्ट किया था, ठीक। अब इसमें 3 बीमारियां और दी हुई है, जिसमें कि है आपका पोलियो, एड्स और हेपेटाइटिस। ये जो तीनों बीमारियां हैं, ये तीनों बीमारियां क्या हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। ये तीनों बीमारियां क्या हैं, वायरल। और जो ये क्षय रोग है, ये किससे होता है, ये होता है आपका बैक्टीरिया से दोस्तों। तो बैक्टीरिया जो होता है, ये केवल बैक्टीरिया से होता है, ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आपको ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन से बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। तो कौन से बैक्टीरिया से बीमारी होती है पता हो, आपको बता दें अगर हम, तो ये बीमारी होती है आपकी माइकोबैक्टीरियम से, ठीक। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम से, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम जो कि बैक्टीरिया होता है, वो टीबी में, क्षय रोग में क्या करता है, अटैक करता है। और मेनली कहाँ अटैक करता है, ये फेफड़ों पे अटैक करता है। इसीलिए टीबी से या क्षय रोग से मेनली हमारे जो पेशेंट होता है उसके फेफड़े अफेक्टेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी जो ये पोलियो, एड्स और हेपेटाइटिस है, ये किसकी बीमारी है, ये बीमारी है वायरल, मतलब कि वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर डॉट्स में क्षय रोग दिया है, तो ये नहीं कि आप तीनों ऑप्शन को छोड़ दें। आपको ध्यान देना चाहिए कि तीनों ऑप्शन और दिए हुए वो क्या है एक्चुअली। इससे आपका एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। क्वेश्चन मैंने कराया एक, लेकिन अब आपका 4 क्वेश्चन कैसे तैयार होगा, यहाँ देखिए। अब मैंने बता दिया आपका इसका आंसर क्षय रोग, लेकिन अब फिर हम चर्चा करेंगे पोलियो के बारे में। तो पोलियो क्या होता है, वायरल बीमारी होती है। एड्स क्या होता है, ये भी एक वायरल बीमारी होती है, जो किससे होती है, HIV वायरस से। ये भी पूछी जा सकती है एग्जाम में आपके। तो ये किससे होती है, HIV वायरस से। हेपेटाइटिस, जो कि इसके नाम में छुपा हुआ है हेपेटाइटिस, ठीक है। तो हिपैट का मतलब होता है दोस्तों लीवर,
तो लीवर का मतलब कि ये लीवर को इफेक्ट करता है, मतलब कि लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर में संक्रमण प्रदान करता है। तो ये जो है होता है, ये भी कौन सा होता है, वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो ये भी हेपेटाइटिस बी हो गया, वायरल बीमारी है। मतलब यहाँ पे केवल जो क्षय रोग है ये क्या होगा, बैक्टीरियल, बाकी सब वायरल। और ये बैक्टीरियल में भी किससे होगा, तो माइकोबैक्टीरियम से होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे थोड़ा वो डॉट्स के बारे में, तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, नोट्स में। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ये जो डॉट्स इलाज बनाया गया है, इसके अंडर में हम देखते हैं कोई पेशेंट आया टीबी का, तो उसका मतलब देखते हैं कि उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर दवा दवा तो चलनी चाहिए, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके बाद से 6 महीने तक वो जो शॉर्ट कोर्स दिया गया है उस कोर्स को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है पेशेंट। उसके बाद से हम उसको फिर फॉलोअप में लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास लाते हैं कि फिर उसके बाद से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसके अंदर, तो फिर जो डॉक्टर दवा को फिर इंक्रीज करना हो, जो भी करना हो करता है। तो ये डॉट्स के अंदर पूरी चीज़ें आती है इतनी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, डॉट्स आता पूछता रहता है। इसके साथ साथ टीवी में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, RNTCP के बारे में। RNTCP ये भी काफ़ी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में आप लोग। इसका फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम। सॉरी, देखिए RNTCP था तो रिवाइज R, ठीक है, NT और इसी में सी रहता है, CP। ठीक है, तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, RNTCP का फुल फॉर्म। इसके अंडर में ये पूरे कार्यक्रम चलता है टीबी का दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, पेंसिलिन की खोज की थी। काफ़ी आसान और काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। लगभग हर एग्ज़ाम, किसी प्रकार का एग्ज़ाम, जो LT DMLT जितने भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम होते हैं, ANM के एग्ज़ाम होते हैं, लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि नर्सिंग के परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो हम स्टार्ट करें अगर कि रॉबर्ट कोच, अर्नेस्ट चैन, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चारों में किसने पेंसिलिन की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेंसिलिन की खोज की, और ये सबसे पहला एंटीबायोटिक बना। क्यों, क्योंकि पेंसिलिन जो था, ये पेंसिलिन क्या है, पहली बात तो ये जानिए आप, पेंसिलिन एक प्रकार का क्या है, फंगस है। ठीक, तो पेंसिलिन एक प्रकार फंगस है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि ये आपका अगर बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, डिवाइड होकर खूब सारा बैक्टीरिया बनाते रहता है। ठीक है, तो ये खूब सारा डिवाइड बैक्टीरिया बनाता है, कॉलोनी बनाती है अपनी। तो ये जो फंगस पेंसिलिन था, उन्होंने देखा कि ये पेंसिलिन क्या कर रहा है, इन बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। तो ये भी पेंसिलिन क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक रहा था। तो ये जो पेंसिलिन बना क्या हो गया, ये पहला एंटीबायोटिक बन गया। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस किस क्या नाम था उसका, पेंसिलिन। ठीक है, अब इसी के ऊपर जो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, लेकिन इसके बाद भी एक क्वेश्चन हम और तैयार कर सकते हैं कि लुइस पॉस्चर ने क्या किया था। लुइस पॉस्चर ने क्या किया था, सबसे पहले वैक्सीन निकाली थी। ठीक है, सबसे पहले किसी ने अगर वैक्सीन टर्म या वैक्सीन की इन्वेंशन किया था, तो वो कौन थे, लुइस पॉस्चर थे। ठीक है, इसके बाद हम फिर अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नया क्वेश्चन है दोस्तों, DPT वैक्सीन में जो P है ये किसको संदर्भित करता है। ठीक है, तो DPT में जो P है वो करता है संदर्भित। ठीक है, अब देखिए आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए P है तो P से ये C तो होगा नहीं, सोरियासिस तो होगा नहीं, तो ये पहले ही गलत हो गया। बाकी इन तीनों में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन
आपको कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, आपको याद रखना है कि पी से क्या है, पर्ट्यूसिस, ठीक है। तो पर्ट्यूसिस हो गया, लेकिन बाकी जो और डी और टी उसका भी मतलब जानना होगा आपको, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे दिया पी का मतलब, एग्जाम में पूछ देगा आपसे डी का मतलब या टी का मतलब, तो आपको वहाँ बताना होगा। तो हम आपको बताते हैं डी का मतलब क्या है। तो डी से मतलब है आपका डिप्थीरिया, लिख लीजिए अपने कॉपी में, डिप्थीरिया। और ये पी का मतलब हो गया पर्ट्यूसिस, और जो टी का मतलब होता है दोस्तों टिटनस, ठीक। तो ये हो गया टिटनस। जो पार्किंसंस है, पार्किंसंस होती दिमाग की बीमारी होती है, जो कि 60 साल आमतौर पर 60 और 75 साल के बुजुर्ग व्यक्तियों में होती है। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शन भी डिजीज़ है ही नहीं। वैक्सीन किसके लिए लगती है, किसी वायरस, माइक्रोब्स या मतलब किसी जीवाणु से बचाने के लिए लगती है। और जो पार्किंसंस है आपको पता होना चाहिए, ये किसी जीवाणु या किसी विषाणु से होता ही नहीं है। ये किससे होता है, ये आमतौर पे हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी से होता है ये बीमारी, जिसको क्या होता है, भूलने की बीमारी बोला जाता है, जो कि आमतौर पर किनको होता है, बूढ़े व्यक्तियों में होती है। तो ये भी नहीं होगा, होगा क्या, पर्ट्यूसिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं हुपिंग कफ बोलते हैं इसको। इसके बाद फिर हम नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हमारा नया क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना कब हुई थी, और इसके साथ साथ कहाँ हुई थी, मतलब कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपसे, ठीक है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कब हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर मतलब कि जो इसका मेन मुख्यालय है वो कहाँ है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो अगर जाने कि कब हुई थी, तो सबसे पहले हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक। 7 अप्रैल 1948 को याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि क्या हुआ था, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी भारत के आज़ाद होने के एक साल बाद। भारत की आज़ादी कब हुई थी, 1947 में, और इस स्वास्थ्य संगठन कब बना था, 1948 में, ठीक। मतलब याद करने का ट्रिक, भारत देश के आज़ाद होने के एक साल बाद डब्ल्यूएचओ की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो अब डब्ल्यूएचओ का फुल हम जानते ही हैं आप लोग। अब इसका जो मेन मुख्यालय कहाँ है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कई बार। इसका मेन जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विस नाम के देश में क्या है, जिनेवा, जहाँ पे क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, मुख्यालय। और ये डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, भारत देश के आज़ाद होने के एक साल बाद। यहीं का यहीं याद कर लीजिए, बाद में फिर याद करने की जरूरत ना पड़े। जो एक बार आप टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम में प्रयास कीजिए कि लगभग चीज़ें आ जाए, इसीलिए मैं आपको बार बार दोहरा के बता रहा हूँ कि आपका यहीं का यहीं तैयार हो जाए। भले यहाँ पे 1 मिनट ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आपका यहीं का यहीं ये क्वेश्चन तैयार हो जाए कि फिर बाद में देखने की नौबत ज़रूरत ना पड़े। परीक्षा में क्वेश्चन आया तो आप क्या करें, इसको अप्रोच कर पाएँ, सही सही आंसर दे पाएँ और नंबर ले पाएँ और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएँ। डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य क्या होता है, पूरे विश्व के जो स्वास्थ्य, जो पूरे विश्व का स्वास्थ्य है उसको देखभाल करता है, उसके लिए नियम बनाता है, प्रोटोकॉल बनाता है कि सभी स्वस्थ रहें, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रेड क्रॉस जो आपने साइन देखा होगा मेडिकल में काफ़ी लगा रहता है, ऐसे लाल लाल तरीके से ऐसे बना होता है, मोटा मोटा लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है। आपने काफ़ी देखा होगा ऐसे, मेडिकल साइन भी बोलते हैं, काफ़ी मेडिकल जगह पर मिल जाएगा आपको ये साइन बना हुआ, ठीक है। तो ये जो रेड क्रॉस मतलब कि ये क्रॉस हो गया, रेड कलर का होता है और ये क्रॉस होता है, इसलिए नाम भी बोला गया इसका रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये, कई बार पेट के परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मतलब बहुत ही जनरल नॉलेज क्वेश्चन है एक तरीके से ये, लेकिन मेडिकल भी क्वेश्चन है ये। तो पेट हो या नर्सिंग हो, काफ़ी हर जगह पूछी जाती है क्वेश्चन, एनएम हो, कहीं भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आपको याद होना चाहिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। याद हो गया, याद कर लीजिए यहीं कहीं कि 8 मई को क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन उल्टा ही पूछ सकता है कि 8 मई को क्या है या 8 मई क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको याद होना चाहिए कि 8 मई क्यों प्रसिद्ध है, तो 8 मई को क्या होता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है, ठीक।
इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या है, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। ये देखिए एकदम कॉमन सेंस क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कॉमन सेंस का मतलब कि अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा पहले आपको। ठीक, देखो भाई, पहले बात है कि टीकाकरण टीकाकरण क्यों होता है। पहली बात तो ये, टीकाकरण हमें जीवाणु विषाणु से बचाने के लिए होता है कि हमें फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई संक्रमण ना हो। तो संक्रमण इन्फेक्शन क्या करेगा, बॉडी को ख़राब करेगा, बीमार करेगा, स्वास्थ्य को ख़राब करेगा। तो ये बताइए स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसको होनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले ही जो शिक्षा मंत्रालय है ये ख़त्म, ख़त्म कि नहीं ख़त्म। शिक्षा मंत्रालय तो कभी नहीं होगा, गृह मंत्रालय कभी नहीं होगा, ये तो गृह का देखता है। नीति आयोग नीतियाँ बनाती है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, स्वास्थ्य मंत्रालय। सिंपल, आपको नहीं पढ़ा हुआ तो फिर भी हो गया क्वेश्चन ये। तो ये ऐसे क्वेश्चन स्मार्टली कई बार ट्राई करना होता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉमन सेंस पे होते हैं, जो कि आपका कॉमन सेंस अगर आपका अच्छा है तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। और वो जो क्वेश्चन बना लेता है वो इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा रहता है उससे चार चार क्वेश्चन ज़्यादा करके सेलेक्ट हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको कि कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी करने हैं आपको। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है, संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। ठीक, तो ये याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि हमारे देश में पोलियो बहुत ही बड़ी महामारी बन के बढ़ रही थी। बहुत ही बड़ी संख्या में जो बच्चे हो रहे थे वो पोलियो से ग्रसित हो रहे थे। पोलियो क्या है, पोलियो होता कैसे है, ओपीवी एक होता है, वायरस होता है। ठीक है, पोलियो वायरस होता है जो कि क्या करता है, पोलियो कॉज करता है। इसमें क्या होता है, पैरालिसिस हो जाती है पैरों की। जो पैर होते हैं देखना आप लोग, कई बच्चों का जो पैर पहले होता था ऐसे, ये पैर ऐसे टेढ़ा हो जाता है ऐसा ऐसे। ठीक है, तो ये जो पोलियो क्या हो गया, वायरल बीमारी है, वायरस से होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1995 को। ठीक, तो यहाँ दिया हुआ ऑप्शन 1995, यहाँ तो ऐसे ही काम हो जा रहा है आपका। लेकिन अगर आपको ये पता होना चाहिए कि जो गांधी जयंती होती है मतलब 2 अक्टूबर, उस दिन ही 2 अक्टूबर 1995 में हमारे देश में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य क्या था कि पोलियो को हमारे देश से इरिडिकेट करना, ख़त्म करना, पूरी तरीके से समाप्त कर देना। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नए क्वेश्चन की तरफ जो कि है, जेई का टीका शिशु के जन्म के कितने दिन बाद दिया जाता है। ठीक है, तो जेई का टीका कब दिया जाता है, पहले बात जेई होता क्या है। ठीक है, तो जेई क्या होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस मतलब कि हमारे जो लोग पूर्वांचल से देख रहे होंगे इस वीडियो को, पूर्वांचल में आपको पता होना चाहिए कि पूर्वांचल में बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे होते थे उनकी बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुआ करती थी कुछ टाइम पहले तक। फिर बाद में सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया, डॉक्टरों ने की टीम ने काफ़ी ध्यान दिया, नए नियम बने, नई प्रोटोकॉल्स बनी, जिससे कि हम इस पर कुछ हद तक विजय प्राप्त कर सके हैं। कुछ हद तक, बहुत हद तक हम मौतों को रोकने में कामयाब हो गए हैं कुछ तक। ठीक है, तो जेई का टीका कितने दिन पे लगाया जाता है। ठीक है, तो कब लगाया जाता है, इसको याद रखना होगा आपको। 9 और 12 महीने के मध्य में हम क्या लगाते हैं, बच्चे को जेई का टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस को रोकने के लिए लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम फिर अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नया क्वेश्चन क्या है, हमारा नया क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन कितने बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है। ठीक, देखो ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मतलब ये भी एक तरीके से आपका कॉमन सेंस क्वेश्चन हुआ। आपने नहीं पढ़ा कि पेंटावैलेंट की वैक्सीन जो होती है क्या होती है, क्या करती है, कितने बीमारियों से रक्षा करती है, लेकिन आपके नाम में यहाँ छुपा हुआ है पेंटा। आपने पढ़ा होगा पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। तो इसी प्रकार से पेंटा है तो क्या होगा, 5। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज हम ये देंगे कि पेंटावैलेंट में वो 5 बीमारियां है कौन, जिससे कि ये वैक्सीन रक्षा करती है। ठीक है, तो पेंटावैलेंट में जो 5 बीमारियां हैं उनमें है 3 तो ऐसे याद रख लीजिएगा आप सिंपल ट्रिक से, DPT 3 तो यहीं ख़त्म हो गई।
और चौथा पाँचवा हो जाएगा आपका HIV, और एक हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। अब दोस्तों आप कृपया करके प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा कि जो HIV है ये एड्स वाला HIV नहीं है जिससे एड्स होता है। जो एक होता है ना HIV जिससे एड्स होता है, वो वाला HIV नहीं है, वो होता है HIV। इसका फुल फॉर्म काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा आप, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो आपका जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है ये क्या करता है, एड्स कराता है। ठीक है, लेकिन ये जो HIV है ये एड्स वाला वायरस नहीं है, ये HIV है। ठीक है, तो और ये जो HIV है ये वायरस नहीं है, ये पहली बात तो ये क्या है, बैक्टीरिया है ये। ठीक है, और ये क्या था, HIV, ये वायरस था। ठीक है, तो DPT में D से क्या हुआ, डिप्थीरिया, P से क्या हुआ, पर्ट्यूसिस, T से क्या हुआ, टिटनस, और HIV में ये जो एक बैक्टीरिया है ये बीमारी कॉज करता है, और ये हेपेटाइटिस है, ये वायरस, ये हेपेटाइटिस वायरस होता है जो कि बीमारी कॉज करता है लीवर में। ठीक है, तो ये 5 बीमारियों से जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है वो क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। एक बार फिर याद कीजिए कौन कौन सी बीमारियां हैं, DPT 3 ऐसे ही हो गया, और HIV, और फिर क्या हो गया आपका, हेपेटाइटिस। ठीक है, अब हम फिर अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसमें जिसका क्वेश्चन है क्या, OPV वैक्सीन क्या होता है। ठीक है, OPV वैक्सीन का पूर्ण रूप पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में मतलब कि उसका फुल फॉर्म पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ आपका बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। OPV का फुल फॉर्म हो गया आपका ओरल पोलियो वैक्सीन। मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है इसको। ठीक है, पोलियो वाले क्वेश्चन में OPV का फुल फॉर्म क्या हुआ, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन क्यों दी जाती है, ये वैक्सीन बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए। और आप पोलियो की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1995 में, और हमारी सरकार ने 1995 में शुरुआत की। उसके बाद से आज के डेट में इस केस को हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है। जो पोलियो का इंसिडेंस है, जो नंबर ऑफ न्यू केसेस है, जो नई केसेस आती हैं, वो लगभग 0 के बराबर हो चुकी हैं। अब आपको बहुत कहीं नहीं मिलेगा आपको कोई बच्चा, मतलब बहुत कम ही मिलेगा, 99% लगभग हमने पोलियो को एरेडिकेट कर दिया, इंडिया से ख़त्म कर दिया है। बहुत कम ही मिलेंगे आपको पेशेंट पोलियो के, लगभग हम लोग इस पे क्या कर चुके हैं, कंट्रोल कर चुके हैं। ठीक है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है ड्रॉप वाइज देना होता है बच्चों को, ड्रॉप के फॉर्म में दी जाती है। जो बच्चे, ये जब बच्चे मतलब कि जब बच्चों का बर्थ होता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही हम पोलियो का वैक्सीन भी और BCG भी दे देते हैं। BCG भी आपको जानना चाहिए, भी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि BCG क्या होता है, BCG का टीका क्यों देते हैं, कब देते हैं। तो ये बच्चे के पैदा होने के 28 दिनों के अंदर अंदर ये ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG, ये दोनों टीके दे दी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होता है, कैसे देते हैं, ये ड्रॉप आया होता है, मतलब मुंह में ये ड्रॉप दे देते हैं। ठीक है, और जो BCG होता है ये कैसे देते हैं हम, ये देते हैं हम इंट्राडर्मल। ठीक है, इंट्राडर्मल का मतलब कि जो स्किन होता है बच्चे का, उस स्किन के अंदर इसको देते हैं, ना कि अंदर। ठीक है, इसीलिए जो बच्चा होता है, हम हमारे आपके सबके हाथों में देखिएगा आपको, जिनके जिनके ऊपर BCG का टीका लगा हुआ है उनके वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि वो स्किन में दी जाती है और स्किन पतली होती है, चमड़ी, और वहाँ पे जब इंजेक्शन जाता है वो क्या करता है, उसको स्वेल कर देता है, फुला देता है, हल्का सा अलग कर देता है। तो जो BCG का टीका अब दिया क्यों जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि BCG देते क्यों हैं। तो BCG देते हैं बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस, TB से बचाने के लिए। अब आप कहेंगे कि जब BCG लेने के बाद भी कई हमारे देश में TB इतना क्यों है, तो देखिए TB हो जाए, इन्फेक्शन हो सकता है TB का, लेकिन BCG टीका देने के बाद जो TB के द्वारा जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो खतरनाक बीमारी के, जैसे जो इम्यूनिटी को वीक करने वाला, जो बहुत उसका खतरनाक समझ लीजिए कि वो है, उसका कॉम्प्लिकेशन है आगे, बहुत जटिलता है, उसको कम करने के लिए जो BCG टीका होता है वो देते हैं, कि जो कि बाद में उसकी कठिनाई को कम करता है इन्फेक्शन होने के बाद भी। तो BCG क्यों देते हैं, TB से बचाने के लिए देते हैं। ठीक, कैसे देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। पोलियो के OPV के होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वायरस से बचाने के लिए।
और ये कैसे देते हैं, ड्रॉप वाइज देते हैं। कब देते हैं दोनों वैक्सीन, 28 दिन के अंदर देते हैं बच्चों को, पहला ड्रॉप दे देते हैं 28 दिन के अंदर अंदर बच्चे के पैदा होते ही। ठीक, अब फिर हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नया क्वेश्चन है, किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। संश्लेषण का मतलब कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसका मतलब कि बनना हमारे शरीर में होता है, जिसका संश्लेषण होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में इसका ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, सी क्यों होगा, विटामिन डी और के जो है, विटामिन डी और के, जो कि विटामिन डी है, इसका निर्माण कहाँ होता है, हमारे शरीर में होता है। कैसे होता है, हमारे स्किन जो है, स्किन सरफेस जो हमारा डर्मिस्ट है, मतलब कि स्किन है, त्वचा है, त्वचा से जब सूर्य का जो किरणें होती है टकराती हैं तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसी के फॉर्मेशन से क्या बनता है हमारे शरीर में, विटामिन डी। ठीक है, तो हमारे शरीर में काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो भी, और वो हमारे जो शरीर का जो स्किन है उस पर कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल जो कि सूर्य की किरणों से रासायनिक क्रिया करके क्या फॉर्म करते हैं, विटामिन D3, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन D3 का जो नाम पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, कई बार पूछ दिया जाता है। ये तो फिर विटामिन D3 के काम क्या है हमारे शरीर में, ये पूछ दिया जाता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा रिकेट्स के बारे में, सुना होगा आपने, तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, वो किससे होता है, विटामिन D3 से होता है। ठीक है, अगर विटामिन D3 की अगर कमी हुई हमारे बॉडी में तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स में होता क्या है, आपको डायग्राम बना बताते हैं आपको। मान लीजिए अगर ये बच्चा है कोई, ये बच्चों में आमतौर पर होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये कोई बच्चा है, उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाएंगे लेकिन ठीक है कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए अगर बच्चा है, तो ये अगर बच्चा मान लीजिए जैसे इसके हाथ हो गए मान लीजिए, ठीक, ये जो उसके पैर हैं, मान लीजिए यहाँ से ये पैर है, ठीक, तो ये जो पैर हैं ये ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, बो शेप का, मतलब कि जो धनुष होती हैं ये धनुष के आकार का। जैसे मान लीजिए धनुष देखा होगा आपने, इस आकार का होता है ना धनुष। तो जो बच्चे का जो पैर है ये ऐसे, एक पैर ये, एक पैर ये, दोनों पैर क्या होते हैं, धनुष के आकार के हो जाते हैं। ठीक, तो ये बीमारी का क्या नाम है, रिकेट्स। ये क्यों होते हैं, विटामिन D3 की कमी से आते हैं। ठीक है, तो विटामिन D3 की कमी से क्या होते हैं, रिकेट्स, ये आपको याद रखना है। और विटामिन D3 कहाँ कैसे होता है, कैसे बनता है, हमारे शरीर में बनता है, विटामिन डी और के संश्लेषण से बनता है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका नाम याद रखिए इसका। पहले पढ़ते हैं हम मोनोसेक्राइड के बारे में। ठीक है, दूसरा होता है डाइसेक्राइड, और तीसरा होता है आपका ओलिगोसेक्राइड, चौथा क्या होता है आपका, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो हम 4 सेक्राइड पढ़े, ये 4 प्रकार में बांटा गया हमारे कार्बोहाइड्रेट को। मोनोसेक्राइड में क्या होता है, एक सिंगल शुगर, ये सिंगल जो हाइड्रेट है आपका वो सिंगल होगा। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ओलिगो मतलब 2 और 10 के बीच में, याद रखिएगा दोस्तों, 2 और 10 के बीच में क्या होगा, ओलिगो। और चौथा क्या है, पॉली, मतलब कि 10 से ज़्यादा अगर हाइड्रेट का कंबाइन हो गया, शुगर कंबाइन हुआ तो क्या बनाएगा, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, और मोनो क्या होगा, मोनोसेक्राइड मतलब कि एक, एग्जाम्पल क्या होगा मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन D3 का रासायनिक नाम। ठीक है, इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, बी और सी डी नहीं आया है, कोई बात नहीं, ये तो नहीं होगा। अब इसके डायरेक्ट आपको हम आंसर ही बता देते हैं। विटामिन D3 का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, वो है, इंग्लिश में लिख देते हैं फिर हिंदी में लिख देंगे आपके लिए,
कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, क्या है हिंदी में लिख लीजिए, कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक, तो कोली कैल्सीफेरॉल जो है आपका, ये क्या है, केमिकल नेम, मतलब कि रासायनिक नाम है किसका, विटामिन D3 का। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, कोली कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम, क्या नाम है, कोली कैल्सीफेरॉल, कोली कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन की जो हड्डियों की कंप्लेन लेके जो डॉक्टर के पास जाते हैं लोग कि हड्डियों में दर्द है, ये है वो है, तो डॉक्टर क्या लिखता है, विटामिन D3 की टेबलेट लिखता है। आपके घर में या कहीं भी अगर टेबलेट हो अगर कहीं भी, तो आप उसके पीछे पढ़िएगा, वहाँ ये साफ इसका रासायनिक नाम लिखा रहता है। यहाँ पे रासायनिक नाम पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा रहेगा कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोली कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, घातक एनीमिया की कमी के कारण होने वाला बीमारी है। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी मतलब कि आने वाला क्वेश्चन है ये, एनीमिया, क्योंकि एनीमिया हमारे देश में बहुत ही नॉर्मल कॉमन हो गई है जो, और ये बीमारी मुख्यतः महिलाओं में देखी जाती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें, या कोई जो महिलाएं होती हैं देश में। इसीलिए भारत सरकार ने जो हर जिन महिलाओं की महामारी होती हैं उन महिलाओं में हर हफ्ते एक टैबलेट लेने के लिए गाइडलाइन देती है कि हर हफ्ते उनको एक टैबलेट लेना चाहिए। ठीक है, तो जो एनीमिया हो गया, एनीमिया होता कैसे है। ठीक है, एनीमिया होता है आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, उनकी कमी की वजह से। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन काम करता है आपका ऑक्सीजन से ज्वाइन होता है। ठीक, ऑक्सीजन से ज्वाइन होके और ये बनाता है HbO2, जो कि पूरे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई। ठीक है, हमारे हर सेल हर कोशिका को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है, पहुंचाता कौन है, हीमोग्लोबिन। तो ठीक है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होके कोशिका के पास ले जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन को वहाँ पे छोड़ देता है। तो हमारी कोशिका को काम करने के लिए जो रिएक्शंस है, जो रासायनिक क्रियाएं चलती है सेल के अंदर जरूरी जरूरी, जिससे कि सेल जिंदा रहता है, कोशिकाएं जिंदा रहती हैं, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन का सप्लाईमेंट कैसे होगा, हीमोग्लोबिन कराएगा। तो यही हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में होता है, आरबीसी में होता है। तो वही मान लीजिए अगर आरबीसी कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन तो कम हो ही जाएगा, तो वो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। तो आरबीसी कम हो जाए या आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, दोनों स्थिति में क्या होता है, एनीमिया आता है। और आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन या आरबीसी बनाने के लिए विटामिन B12, और इसके साथ साथ आपको यहाँ भी याद रखना है B9, कई बार B9 भी आ सकता है परीक्षाओं में। तो विटामिन B12 और विटामिन B9, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है क्या करने में, आरबीसी का फॉर्मेशन में। ठीक, तो मान लीजिए अगर विटामिन B12 नहीं होगा, विटामिन B9 नहीं होगा, तो आरबीसी के फॉर्मेशन क्या नहीं होगा, सही से नहीं होगा। और ये नहीं सही से होगा तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, और वो क्या करेगा, एनीमिया कॉज कर देगा आपको। और एनीमिया कई बार बहुत घातक बन जाती है अगर बहुत कम हीमोग्लोबिन पाई गई ब्लड में, तो जो कि मौत का कारण भी बन सकता है महिलाओं में या किसी भी, मतलब जिनके भी एनीमिया हो मतलब। ठीक है, तो इससे आपका जो ये MCQ सेशन था वो समाप्त हुआ। ज़्यादा आपका हम टाइम नहीं लिए, वेस्ट नहीं किए, लेकिन फिर भी लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस MCQ को
इसके पीडीएफ को टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करके देख लें, फिर से एक बार इसको याद कर लें, फिर एक बार आप फिर इसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, हूबहू याद हो जाएंगी आपको चीज़ें, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। और मैंने एक एमसीक्यू में कम से कम तीन तीन क्वेश्चन तो कम से कम किए हैं हर एमसीक्यू में कवर मैंने, कि अगर आप एक एमसीक्यू देख लिए कर लिए तो उसके साथ जो लिखा हुआ है पढ़ लिए पीडीएफ में, आपको याद भी आ जाएगा, तो आपके कम से कम 30 40 50 एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, तो इसके साथ साथ एग्ज़ाम में मान लीजिएगा इसके बदले अगर वो आ गया तो वो भी आप कवर कर ले जाएंगे। तो आपको फिर से अच्छे से लग के पढ़ाई करना है, और हम आपके साथ हैं एकदम लास्ट कदम तक, कदम कदम से कदम मिला के एकदम परीक्षा के दिन तक आपके साथ है। और आपको एकदम उस चीज़ के लिए अच्छे से पढ़ना है, करना है, और हम आपको जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, जितनी ज़्यादा आपकी सहायता कर सकते हैं, एमसीक्यू से लेके टेस्ट सीरीज से लेके वीडियो लेक्चर से लेके सब करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए वीडियो, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। बाकी आपके परीक्षाओं के लिए आपको काफ़ी ढेर सारा शुभकामनाएं। थैंक यू।